नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रिवेल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले टेस्ट में हम लोगों ने 50 प्रश्न तक कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग 51 से 100 तक का प्रश्न करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सहयोग प्रदान करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो 51 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन का उद्घाटन किया, जिसे भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन नाम दिया गया है। इस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? तो इस पाइपलाइन की लंबाई जो है वो 131.5 किलोमीटर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको सी। ठीक है, आते हैं हम लोग 52 नंबर प्रश्न पे, और वो कह रहा है कि हाल ही में ब्रिक्स बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो 52 नंबर सवाल का आंसर है कि डिल्मा रूसेफ को जो है वह ब्रिक्स बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो उत्तर हो जाएगा बी। यह डिल्मा रूसेफ कौन है? तो ब्राज़ील का जो है पूर्व राष्ट्रपति है डिल्मा रूसेफ, और इसको जो है ब्रिक्स बैंक का अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने जो है अपने ही देश के मार्कस ट्रायोजो की जगह लिया है। 6 जुलाई 2005 तक इस पद पर रहेंगी। डिल्मा रूसेफ 2011 से 16 के दौरान ब्राज़ील का राष्ट्रपति थी। 2016 में भीषण मंदी के दौरान जो है उन्हें अपना पद जो है छोड़ना पड़ा था। ठीक है, आते हैं 53 नंबर प्रश्न पे। तो कह रहा है कि वर्ष 2023 का एबेल पुरस्कार किस में दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में किसे प्रदान किया जाता है? याद रखिएगा, गणित के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, उसी के समानांतर एक पुरस्कार है एबेल पुरस्कार, जो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन है इसमें ब्रेंडल डेल, सॉन्स डील, लुइस ए कैफेरेली, ब्रायन एम केली। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, और सी में है लुइस ए कैफेरेली। और एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में जो है इसके किस कार्य के ने मिला था, और ये कहाँ की थी? तो नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने जो है वो 23 मार्च 2023 को जो है इस पुरस्कार का घोषणा किया था। जो 2023 के लिए एबेल पुरस्कार अमेरिका के टेक्सास विश्वविद्यालय का जो था वो लुइस ए कैफेरेली कार्यरत प्रोफेसर है। ठीक है, और इसे देगा कौन? तो नॉर्वे के राजा जो है महामहिम हेराल्ड द्वारा जो है उन्हें दिया जाएगा। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में आरबीआई ने भारत में ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम जीएफएस विकसित करने के उद्देश्य से ग्राहकों के लिए ग्रीन डिपॉजिट हरित जमा की पेशकश करने हेतु एक नए फ्रेमवर्क की घोषणा की है। यह फ्रेमवर्क कब से लागू होगा? तो कह रहा है कि आरबीआई जो है वह ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम विकसित करने के लिए जो है एक ग्रीन डिपॉजिट लागू करने का जो पेशकश किया है। तो कह रहा है कि ये फ्रेमवर्क जो है कब से लागू किया जाएगा? तो 1 अप्रैल 2023 से, 30 अप्रैल से, 1 जून से और 1 जुलाई से। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1 जून 2023 से। तो आपको हम बता दें कि ये ग्रीन फील्ड इकोसिस्टम क्या है। इसमें क्या किया जाता है? ग्रीन डिपॉजिट पेश करने का एक ढांचा विकसित किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जिसमें क्या होगा कि ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम जो है वित्तीय प्रणाली को संदर्भित करेगा। ठीक है, ये इकोसिस्टम जो है वो फाइनेंस से संबंधित होगा और पर्यावरण रूप से टिकाऊ परियोजना जो होगा और गतिविधि को जो है ये समर्थन करेगा। तो इस परियोजना के तहत जो है उनको ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा जो पर्यावरण के प्रति ज़्यादा लाभप्रद होगा। तो आते हैं 55 नंबर पे। कह रहे विकास के लिए सेवाओं में व्यापार रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी थी। कह रहे विकास के लिए सेवाओं में व्यापार, ये एक रिपोर्ट आया था। कह रहे उस रिपोर्ट के अनुसार जो है 2022 में वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी पूछ रहा है कि भारत जो है वर्ल्ड में कितना प्रतिशत जो है वह हिस्सेदारी रखता है अपने वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं में, यानी व्यापार करने में। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 4.4%। तो भारत की जो हिस्सेदारी है वो वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं में वो 4.4% की है, और सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो रिपोर्ट है विकास के लिए सेवाओं में व्यापार, ये कौन निकालता है? तो ये विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड बैंक WB और WTO साझा रूप से प्रकाशित करता है। ठीक है, ये रिपोर्ट इसी में जो है 2005 में जो है इसमें भारत की भागीदारी 2% था, जबकि 2022 में जो है इसकी भागीदारी 4.4% हो गया है। तो बढ़ रही है भारत की भागीदारी। 56 नंबर सवाल में कह रहा है कि किस परियोजना के तहत भारत ने दुनिया के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किया है? उस परियोजना का क्या नाम है? तो जिसे आरोग्य मैत्री क्यूब के नाम से जाना जाता है। तो आरोग्य मैत्री क्यूब जो है पोर्टेबल आपदा अस्पताल है। तो कह रहा है उस परियोजना का नाम क्या है? तो परियोजना वसुधा है, परियोजना भीष्म, प्रोजेक्ट मैत्री, प्रोजेक्ट होप। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा
वो उत्तर होगा इसका बी, प्रोजेक्ट भीष्म। ठीक है, तो भीष्म प्रोजेक्ट के तहत जो है आरोग्य मैत्री क्यूब का स्थापना किया गया है, जो एक आपदा अस्पताल है। अब आते हैं 57 नंबर सवाल पे। 57 नंबर सवाल कह रहा है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने समर्थ अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना, ग्राम पंचायतों में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो होगा डी, सी। क्या ग्राम पंचायतों में सॉरी डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 58 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना है? पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना है। प्रोजेक्ट चिनाब, प्रोजेक्ट ब्यास, प्रोजेक्ट परियोजना पार्वती, प्रोजेक्ट देविका। तो इसका उत्तर हो जाएगा 58 नंबर में डी, प्रोजेक्ट देविका। ठीक है, प्रोजेक्ट देविका जो है वह उत्तर भारत की जो है वह पहली क्या है, नदियों के कायाकल्प करने की परियोजना है, यानी कि पुनर्जीवन परियोजना है। ठीक है, देखिए देविका कायाकल्प परियोजना अगस्त 2023 तक जो है पूरा होने के करीब है, 23 तक में बोला गया था पूरा हो जाएगा, जिसमें देविका नदी की पारिस्थितिक और सांस्कृतिक जीवन शक्ति को बहाल करने में पर्याप्त प्रगति हुआ है। यह उत्तर भारत की पहली नदी कायाकल्प परियोजना है। नमामि गंगा अभियान से प्रेरित इस पहल का उद्देश्य पवित्र देविका नदी की शुद्धता और स्वास्थ्य की रक्षा करना है। अब आते हैं 59 नंबर पे। नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सदस्य कौन है? कह रहा है कि नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सदस्य कौन है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, फांगनोन कोन्याक। ठीक है, फांगनोन कोन्याक, तो इसका उत्तर है फांगनोन कोन्याक। 60 नंबर कह रहा है कि हाल ही में सरकार ने नागरिकों को अकीरा नामक एक नए खतरे से उभरने के बारे में चेतावनी जारी की है। यह अकीरा है। अकीरा क्या है? तो अकीरा क्या है? एक नया रैंसमवेयर है। ठीक है, एक नया रैंसमवेयर है। रैंसमवेयर समझते हैं क्या होता है? कंप्यूटर में एक मालवेयर होता है जो आ जाता है अपने आप कहीं से, या कोई भेज दिया जाता है, तो उसको हम वायरस होता है वो एक, तो उसको हम क्या कहते हैं? रैंसमवेयर। एक प्रकार का वायरस ही है वो भी। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में किस मार्शल आर्ट को जोड़ा गया? यानी 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में किस मार्शल आर्ट को जोड़ा गया? तो गतका, सिलंबम, कलारीपयट्टू, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा गतका, और इसका उत्तर क्या होगा? ए, गतका। ठीक है, तो 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में किस मार्शल आर्ट को जोड़ा गया? तो गतका को जोड़ा गया। अब आते हैं 62 पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि इसमें कि हाल ही में जारी रिपोर्ट भारत के पर्यावरण के स्थिति आंकड़े 2023, भारत के पर्यावरण की स्थिति आंकड़े 2023 में बिहार की रैंक क्या है? तो बिहार का रैंक पूछ रहा है, तो इसमें बिहार का रैंक है 27वां। ठीक है, साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार के निम्नलिखित प्राप्तकर्ताओं में से कौन बिहार से संबंधित है? क्या है? साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार के निम्नलिखित प्राप्तकर्ताओं में से कौन बिहार से संबंधित है? तो बिहार में किसको मिला है? तो ये मिला है अक्षय आनंद सनी को। साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार किसको मिला है? तो अक्षय आनंद सनी को। तो किस पुस्तक के लिए मिला है इसमें? तो इसका पता, ओल कटरा झोल कटरा। ठीक है, ओल कटरा झोल कटरा, इस पुस्तक के लिए जो है अक्षय आनंद सनी को मिला है। और ये कहाँ का है? युवा मैथिल लेखक है। ठीक है ना, मैथिल अवार्ड मिला। आते हैं अगले प्रश्न पे। करेगा 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए लॉन्च किया गया मोगा नामक शुभंकर किस जानवर का प्रतिनिधित्व करता है? मोगा नामक शुभंकर कह रहा है 37वें खेल में किस जानवर के प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन सा जानवर है? ये है बाइसन जानवर। ठीक है, ये कौन सा जानवर है? तो ये बाइसन जानवर है। अब गोवा के मुख्यमंत्री जो है कौन है? तो प्रमोद सावंत ने आगामी 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मोगा नामक शुभंकर का अनावरण किया। मोगा एक भारतीय बाइसन का प्रतीक है जो इस घटना के सार को उजागर करता है। ठीक है, 65 नंबर देखते हैं। कह रहे भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में थ्रो के साथ भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। कितना मीटर का कह रहा है ये थ्रो किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये 88.17 मीटर का जो है वह थ्रो किया था बुडापेस्ट में। ठीक है, 66वें सवाल कह रहा है मनुष्य के चेहरे में हड्डियों की कुल संख्या होती है। कह रहा है चेहरा में हड्डी कितना होता है? तो मनुष्य के चेहरा में जो है वह 14 हड्डी होता है। ठीक है, मनुष्य के चेहरा में कितना हड्डी? तो 14 हड्डी होता है। कान में जो है 6 हड्डी होता है।
ठीक है। खोपड़ी में जो है वह 29 हड्डी होता है, और पसलियों में जो है वह 24 हड्डी होता है, 12 जोड़ा में होता है। तो खोपड़ी में, ये जो खोपड़ी में, एक कपाल में जो है वह 8 हड्डी होता है। और खोपड़ी यदि कान को मिला दे तो उसमें कितना हो जाता है, कान और एक अस्थिपंजर होता है, उसको सबको मिला करके कितना 29 हड्डी हो जाता है पूरे सिर में, गर्दन से ऊपर। ठीक है। अब आते हैं हम लोग 67 नंबर सवाल पे। तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है। तो जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है, तो ये बड़ी आंत के द्वारा जल का अवशोषण होता है। ठीक है, तो हो जाएगा बी। छोटी आंत में जो है वह भोजन पचता है, और पिता से देखिए क्या होता है कि अपाच्य भोजन इलियोसिकल भाल्व के माध्यम से बड़ी आंत के सीकम में प्रवेश करता है। ठीक है, जो मल के वापस प्रवाह को रोकता है। अधिकांश पानी बड़ी आंत में अवशोषित होता है। बिना पचा हुआ भोजन प्रकृति में अर्धठोस हो जाता है और फिर मलाशय और उसके बाद जो गुदा नहर होता है उसमें प्रवेश करता है और अंत में गुदा के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ठीक है। 68 नंबर सवाल कह रहा है कि द केमिकल नेम ऑफ विटामिन विच विटामिन इज कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल कह रहा है किस विटामिन का नाम है, तो विटामिन डी का नाम है। ठीक है, केमिकल नेम, रासायनिक नाम जो है विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल है। 69 नंबर कह रहा है डेंगू किसके कारण से होता है। तो डेंगू किसके कारण से होता है, एक वायरस के कारण से होता है। ठीक है, तो यानी कि विषाणु। 70 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो एल्गोलॉजी, एल्गोलॉजी के द्वारा जो है वो शैवालों का अध्ययन किया जाता है। एल्गी मतलब शैवाल और एल्गोलॉजी शैवालों का अध्ययन किया जाता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग इच्छा शक्ति, ठीक है, विल पावर को नियंत्रित करता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है वह इच्छा शक्ति को नियंत्रित करता है, वो है सेरेब्रम। तो वो है सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम या सेरेब्रम। 72 में कह रहा है कि आंखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। तो आंखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, वो है आइरिस। ठीक है, आइरिस जो है वो आंखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आइरिस क्या होता है, सिलियरी मसल्स होता है जो इस तरह से लगा रहता है और यहाँ से आँख प्रकाश जारी है, आँख में प्रवेश करती है इसे। तो ये मसल छोटा और बड़ा से घूरती रहती है, तो क्या आता है, आँखों में प्रकाश जाता है। ठीक है, अब आते हैं 73 पे। कह रहा है कि पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है, यानी कि हल्दी किस भाग से मिलती है, तो स्टेम, जड़ से मिलता है। ठीक है, सॉरी स्टेम मतलब तना, तना से मिलती है। 74 में कह रहा है कि ABO रक्त समूह प्रणाली का उपयोग करते हुए यदि दोनों एंटीजन मौजूद है लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं है तो व्यक्ति का रक्त समूह क्या है। कह रहा है कि ABO रक्त समूह प्रणाली का उपयोग करना है हमको और दोनों एंटीजन मौजूद है। दोनों एंटीजन मौजूद है मतलब A और B दोनों कह रहा है मौजूद है, लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं है, कोई एंटीबॉडी नहीं है। तो कोई एंटीबॉडी नहीं है तो व्यक्ति का रक्त समूह क्या है, तो क्या हो जाएगा, AB। ठीक है, AB हो जाएगा। 75 नंबर सवाल में कह रहा है कि हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कह रहा है प्रेसिडेंट किसको नहीं हो सकता, कौन नहीं बन सकता है या किसको नहीं बनाया जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो देखिए उसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट और स्पीकर ऑफ लोकसभा को प्रेसिडेंट नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि 3 और 4 उत्तर हो जाएगा डी। अब देखिए राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। ठीक है, दोनों को चुनाव के माध्यम से चुना जाता है। ठीक है ना, तो कह रहे हैं किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो 75 नंबर में कह रहा है कि किसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, तो प्रधानमंत्री, माननीय उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष का जो है वह चुनाव होता है, चुनाव के द्वारा होता है, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करती है। ठीक है, 76 नंबर में कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के किसी भी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकता है। तो यह है अनुच्छेद 143। ठीक है, तो अनुच्छेद 143 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है वह सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकता है। वह कौन सा विषय होगा, तो सार्वजनिक महत्व का कोई भी विषय हो सकता है, मतलब जिससे सबको फायदा हो, पर्सनल नहीं। 77 नंबर सवाल कह रहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल है। तो ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत शामिल है। 19 में क्या है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत प्रेस की आज़ादी भी आती है। प्रेस की स्वतंत्रता जो है वह अलग से उसका कोई अनुच्छेद नहीं है।
ठीक है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। 78 नंबर सवाल कह रहा है कि भारतीय संसदीय समूह के अध्यक्ष कौन होते हैं। भारतीय संसदीय समूह के अध्यक्ष कौन से होते हैं? तो ये होता है लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, भारतीय संसदीय समूह के अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष होता है। ठीक है, देखिए संसदीय समूह क्या होता है? संसदीय समूह जो है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है संसद का। ठीक है, एक समिति है। उसमें 16 अगस्त जो है वो 1948 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, और लोकसभा का अध्यक्ष जो है वह पदेन अध्यक्ष होता है इसका समूह का। ठीक है ना, लोकसभा का अध्यक्ष है इसीलिए उसका अध्यक्ष होगा। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा वही क्या होगा? संसदीय समूह का अध्यक्ष भी होगा। ठीक है, 79 में कह रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से है? तो ये है 338 अनुच्छेद। ठीक है, किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 338 से है। देखिए 1990 में 65वें संविधान संशोधन द्वारा जो है वह जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना किया गया था। ठीक है, 80 में कह रहा है, कॉलम मैच है 80 में, तो पंचायती राज से संबंधित गतिविधियों के अनुसार समितियों के गठन के अनुसार निम्न में से सही क्रम क्या है? कह रहे सही क्रम क्या है पंचायती राज समिति के गठन में? तो सबसे पहले इसमें से जो है वह कौन से समिति गठन किया गया था? तो आइए देखते हैं कब। बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनाया गया था। ठीक है, हनुमंतराव समिति। हनुमंतराव समिति कब बना था? तो 1954 में बना था। इसके बाद है अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता समिति कब बना था? 1978 में बना था। और उसके बाद जीवी के राव समिति। जीवी के राव समिति कब बना था? तो 1985 में बना था। तो अब इसमें कह रहा है सही क्रम कौन है? तो सही क्रम होगा सबसे पहले हनुमंतराव समिति, है ना, हनुमंतराव समिति, उसके बाद बलवंत राय मेहता समिति, उसके बाद अशोक मेहता समिति, उसके बाद जीवी के राव समिति। तो हनुमंतराव समिति या तो पहले होगा या बाद में होगा। तो इसमें है हनुमंतराव समिति, उससे पहले है 78, तो ये नहीं होगा। जीवी के राव हनुमंतराव समिति, तो ये भी नहीं होगा। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, हनुमंतराव समिति और जीवी के राव समिति। उत्तर तो हो जाएगा बी, लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। हनुमंतराव समिति जो है उस, तो माफ कीजिएगा दोस्तों, ये जो है हनुमंतराव समिति जो है 1954 नहीं 1984 में किया गया था। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा बी। तो आइए 81 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल नहीं है? समस्त संघीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के राज्यपाल, नीति आयोग के सदस्य। तो राष्ट्रीय विकास परिषद में कह रहा है कौन शामिल नहीं होता है? तो ये हो जाएगा सभी राज्यों के राज्यपाल। राज्यपाल जो है वह राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल नहीं होता है। ठीक है, 83 नंबर सवाल 82 नंबर सवाल कह रहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो इसका उत्तर होगा 4 वर्ष। कितना होता है? तो 4 वर्ष होता है। 83 में कह रहा है कि किसने कहा था पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है? पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, तो ये कहा था सी में एडम स्मिथ। नहीं सॉरी, इसका उत्तर हो जाएगा ए, जेबी सी। जेबी सी का कहना था कि कमोडिटी एक्सचेंज एंड करेंसी एक्सचेंज दोनों पर लागू होता है। ठीक है, यह नियम जो है वो कमोडिटी एक्सचेंज और करेंसी एक्सचेंज दोनों पर लागू होता है। यह गरिमापूर्ण रोजगार सिद्धांत का यही सार है कि पूर्ति जो है वह अपनी मांग जो है खुद ही स्थापित कर लेता है। अब आते हैं 85 नंबर पर। कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण के लिए महालनोबिस मॉडल अपनाया गया? तो महालनोबिस मॉडल जो है वो अपनाया गया कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तो ये है दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है महालनोबिस मॉडल अपनाया गया। इससे पहले एक प्रश्न छूट गया 84 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी प्राप्तियां राजस्व प्राप्तियां हैं? तो राजस्व प्राप्तियां कौन है? कर। कर क्या है? राजस्व प्राप्तियां है। ठीक है, 86 नंबर पे आते हैं। तो 86 नंबर सवाल कह रहा है कि बिहार के कितने जिलों
की सीमा दूसरे राज्य से लगती है। बिहार के कह रहा है कितने जिलों की सीमा दूसरे राज्यों से लगती है, तो 22, 26, 23 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 8 को लगता है उत्तर प्रदेश, 8 को लगता है झारखंड, उसके बाद 3 को लगता है वेस्ट बंगाल, और कोई है। तो 8, 8, 16, 3 कितना हो गया 19, और 3 को तो 22 जिला लगता है, ठीक है ना। राज्य या देश है भी है ना नेपाल से, तो 19 हो गया ये, और नेपाल से कितना जिला लगता है, तो नेपाल से लगता है 3 जिला, ठीक है, मधुबनी, सीतामढ़ी और रक्सौल, सुपौल, सॉरी सुपौल। अब आते हैं 87 नंबर सवाल में, कह रहा है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उपक्रमों की संख्या वर्तमान में कितनी है। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उपक्रमों की संख्या वर्तमान में कह रहा है कितनी है, तो वर्तमान में कितना है, 2 है। वर्तमान में केवल रेल परिवहन और परमाणु ऊर्जा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए क्या है, आरक्षित है, बाकी सब में जो है प्राइवेटाइज हो सकता है। तो अभी जो है केवल 2 बचा है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर का काम। 88 में कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक नाबार्ड के शेयर धारक हैं कौन कौन से, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका उत्तर हो जाएगा केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। नाबार्ड का जो है 1 और 3, यानी कि उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है। 50-50 का हिस्सेदारी है इस दोनों का। और नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था, तो 12 जुलाई 1982 में कब हुआ था, तो 1982 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। 89 में कह रहा है कि किसने कहा समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। समाज क्या है, सामाजिक परिस्थितियों का जाल है, ये कौन कहा था, तो ये कहा था आर वीरस्टीड ने। आर वीरस्टीड ने क्या कहा था, समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। सॉरी 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 सॉरी, ये कहा था मैकालवर और पेज ने, ठीक है, ये कहा था कौन, मैकालवर और पेज ने। आर्मेनिया की राजधानी कहाँ है, तो येरेवन। आर्मेनिया की राजधानी कहाँ है, येरेवन। इक्यानवे में कह रहा है कि 1927 का प्रसिद्ध झंडा सत्याग्रह कहाँ हुआ था। 1927 का प्रसिद्ध झंडा सत्याग्रह कहाँ हुआ था, नागपुर, भोपाल, जबलपुर और दोनों में। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, नागपुर और जबलपुर दोनों जगह हुआ था, ठीक है। झंडा सत्याग्रह कहाँ हुआ था, नागपुर और जबलपुर दोनों जगह हुआ था। 1927 में जो है वह झंडा सत्याग्रह हुआ था नागपुर और जबलपुर में, और कई महीनों तक ये चला था, ठीक है। इसमें जो है राष्ट्रवादी लोगों ने जो है वो झंडा प्रदर्शन को लिए तिरंगा फहराने के लिए जो है वह अपनी गिरफ्तारियां तक दिया था। अब आते हैं 92 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कह रहा कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए भूमिधारक समाज द्वारकानाथ टैगोर, ये सही है। लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना किया था द्वारकानाथ टैगोर जो है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है वह विलियम एडम्स किया था, ये भी सही है, ठीक है। भारतीय समाज दादा भाई नौरोजी, ये गलत है ना, ये गलत है। भारतीय समाज का जो स्थापना था वो आनंद मोहन बोस ने किया था, ठीक है। कौन किया था, आनंद मोहन बोस। और बम्बई एसोसिएशन का दादा भाई नौरोजी जो है वह बम्बई एसोसिएशन का स्थापना किया था, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। 93 में कह रहा है कि नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। नामेरी टाइगर रिजर्व, तो नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा असम में। असम में जो है वह नामेरी टाइगर रिजर्व स्थित है, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन कौन सी संस्था करती है, तो ये करती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF। कौन करती है, तो IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन किया जाता है, ठीक है। 95 में करा है कि स्वैथिलिंग कप, ठीक है, स्वैथिलिंग कप किस खेल से संबंधित है। तो स्वैथिलिंग कप किस खेल से संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, टेबल टेनिस, ठीक है। स्वैथिलिंग कप जो है वो टेबल टेनिस से संबंधित है। आते हैं 96 पे, तो 96 में कह रहा है कि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में एक राशि में 60% की वृद्धि होती है, उसी दर पर 3 वर्ष बाद 12,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा।
तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो इसमें जो है कह रहा है कि साधारण वर्ष पर ब्याज पर 6 वर्षों में एक राशि 60% की वृद्धि होती है। तो हम लोग दर निकाल लेते हैं कि कितना जो है उसका ब्याज दर है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 100 रुपया था और 60% का वृद्धि हुआ तो 60 गुना हो गया वो और दर निकाल रहे हैं चूँकि हम लोग, तो आर बराबर हो जाएगा कितना, और 100 गुना में हो जाएगा कितना का 60% मानी 60 और बटा में 100 गुना हो जाएगा कितना 6 वर्षों में, तो 6, तो इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 10% का हमको रेट निकल गया। अब 10% के रेट पे हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 3 वर्ष में। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसमें क्या होगा फॉर्मूला, तो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा हमारा 12,000 और गुना में हो जाएगा कितना 1 + 10 है ना, हम बटा में हो जाएगा 100 और इसके पावर में हो जाएगा 3। ठीक है, ये निषेधन निकल जाएगा और इसमें से हम लोग घटा देंगे 1, तो एक यहाँ कर लेते हैं और 3 और ये हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा 12,000, अभी रहने देते हैं 1 + ये 1 0 1 0 कट जाएगा 11/10, तो 11/10 यानी हो जाएगा 1331 और बटा में हो जाएगा 1000, तो 3 0 3 0 कट गया माइनस में हो जाएगा 12,000। ठीक है, तो 12 से 1331 को गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 का 2 हाथ में 1 12 36 और 2 कितना हो जाएगा 36 और 1 37 के 7 हाथ में बच गया, शेष बच गया 3 12 36 और 3 39 और ये हो गया 12 और 3 15, माइनस हो जाएगा 12,000, तो ये आ जाएगा 3,972। ठीक है, 3972, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी 3972। 97 में कह रहा है कि 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। तो गेंद का लागत मूल्य कह रहे हैं 17 गेंद को 720 रुपये में बेचता है, तो एक गेंद का निकालते हैं। तो एक गेंद का कितना होगा 720/17, ओ सॉरी लागत मूल्य तो दिया नहीं है ना। 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर जो है हानि होता है, तो एक गेंद का लागत मूल्य पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, तो देखते हैं इस सवाल को थोड़ा समझिए। कह रहा है कि 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचता है। ठीक है, तो 5 गेंद का जितना लागत मूल्य था उसके बराबर हानि होती है, यानी कि हम कह सकते हैं इसमें कि 17 गेंद का जो सीपी है हमारा लागत मूल्य है वो बराबर है 17 गेंद का एसपी माइनस कितना, सॉरी देखिए कोशिश करते हैं। कह रहे 17 गेंद को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंद के लागत मूल्य के बराबर हानि होता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं इसमें कि 17 गेंद का जो सीपी है उसमें से यदि हम लोग क्या करेंगे 17 गेंद का एसपी घटा देंगे, 17 गेंद बेचते हैं तो कितने बराबर हो जाएगा 5 गेंद का सीपी के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 गेंद के सीपी के बराबर। तो हम लोग को कितना निकल गया, तो इसको इसमें से यदि घटा देते हैं तो 12 गेंद का सीपी हो जाएगा। तो 12 गेंद का सीपी कितना हो जाएगा हमारा, और ये हमको दिया हुआ है ना 720 रुपया, तो 12 गेंद का सीपी हो जाएगा। देख करना क्या है कि इसी इक्वेशन को इधर लेके आते हैं, तो 17 माइनस 5 बराबर हो जाएगा 17 का एसपी, 17 गेंद का एसपी, तो 12 गेंद का सीपी बराबर हो जाएगा 17 गेंद का एसपी, यानी कितना 720 रुपया। अब जब हमको ये 720 रुपया आ गया है तो अब हम लोग निकालते हैं, तो ये कितना गेंद का आया है 12 गेंद का, तो 12 गेंद का आया है सीपी कितना 720, तो एक गेंद का कितना आएगा 720 हम बटे 12, तो 12 से काट देंगे 12 6 72, तो कितना आ गया 60 रुपया, तो इसका उत्तर हो जाएगा कितना डी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 98 पे। तो 98 में कह रहा है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक निश्चित कूट भाषा में नेपाल को MVKZO और चाइना को XS इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इंडिया को किस प्रकार लिखा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं करके। नेपाल को MVKZO लिखा जाता है, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग नेपाल
NEPAL, नेपाल को लिखा जाता है कितना, तो MVKZO, MVKZO, ठीक है। अगला कूट भाषा हमको क्या दिखा रहा है कि चाइना को लिखा जाता है कितना, CHINA, चाइना को लिखा जा रहा है XSRMZ, ठीक है। अब इस सब में जो है रिलेशन हम निकालने का कोशिश करते हैं हम लोग। तो सी है 3 और एक्स है कितना, XYZ 6, तो 6 घटा देंगे तो एक्स पे आएंगे, है ना। इधर 3, इसका अपोजिट है ये 3, और ये कितना होता है 24, 24 3 27, तो ये 27 है, ये अपोजिट है सब, तो ये भी अपोजिट है। इसमें देखते हैं MN 12 13, ये 5 और कितना 21, ये भी सब क्या है, अपोजिट है, 26 1 27, तो ये अपोजिट है, ठीक है, तो ये भी अपोजिट है। तो इंडिया को कह रहा है कितना लिखेंगे, तो इंडिया INDIA, ठीक है। तो ए को क्या लिखेंगे, जेड, है ना। आई को क्या लिखेंगे, आर, डी को क्या लिखेंगे, 4 है तो इधर कितना होना चाहिए 23, यानी कि डब्लू, ठीक है। एन को क्या लिखेंगे एम, और आई को क्या लिखेंगे आर, तो RMWRZ, RMWRZ, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। 99 में आता है, करें बी ए से 2 गुना कुशल है और ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। ए ने काम शुरू किया और कुछ दिनों बाद बी उसके साथ जुड़ गया, उन्होंने शुरू से 11 दिनों में काम पूरा किया, उन्होंने कितने दिनों तक एक साथ काम किया। चलिए, कह रहा है बी ए से 2 गुना कुशल है और ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। देखिए, तो ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1/15 दिन, और कितना दिन तक काम करता है, 11 दिन तक, तो यानी कि वो कितना काम कर लेगा, 11/15 काम कर लेगा। अब बी के बारे में है कि वह दोगुना कुशल है, तो दोगुना कुशल है तो उस काम को वह कितना दिन में कर सकता है, आधे दिन में, यानी 15/2 दिन में, तो 15/2 दिन में कर लेगा, यानी कि इसका मतलब हो गया कि एक दिन में कितना करेगा, तो 2/15 काम कर लेगा, ठीक है। तो 11/15 काम तो पहले ही खत्म हो चुका था, तब जाकर के बी उसको ज्वाइन किया है, तो इसमें कितना काम शेष बचा, तो शेष काम कितना बचा, शेष काम बता 4/15 काम, तो 4/15 काम करने के लिए बी को कितना दिन चाहिए, तो 2 दिन चाहिए, यानी कि कितना हो जाएगा, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 4/15 हो जाएगा, तो कितना दिन चाहिए इसको, तो 2 दिन चाहिए। समझ में आया, तो 2 दिन में ये काम क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा। 100 नंबर सवाल में कह रहा है कि 4 18 48 180 448, तो इसमें कह रहा है कि खाली स्थान जो है लुप्त संख्या भरना है। तो दिया है 4 18 48 100, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग 4 18 48 100 180, सॉरी खाली जगह, और उसके बाद है 448। तो देखिए 4 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1 गुना 4, 18 को कितना लिख सकते हैं, 2 गुना 9, 48 को कितना लिख सकते हैं, 3 गुना 16 लिख सकते हैं ना। 100 को कितना लिख सकते हैं, 4 गुना 25, 180 को कितना लिख सकते हैं, 5 गुना, तो 5 से 30, तो ये हो जाएगा 64, ठीक है। 4 पंचे 20, 6 पंचे, नहीं 36, ठीक है, 5 से 15 3 18। तो आगे हमको कितना लिखना चाहिए, तो 6 गुना कितना होना चाहिए 49, तो 6 गुना 49 कितना होगा, ना 4 के 54 के 4, तो ये 294 हो जाएगा आंसर ए, ठीक है। और 6 का 24 और 4 कितना होता है 28, 5 29, तो ये 294 हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। तो ये हमारा 100 प्रश्नों का जो है टारगेट जो है वो खत्म हो गया। तो आपसे अनुरोध है कि कृपया हमें सहयोग करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सहयोग कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी करिएगा।